13 को सुब्रमण्यम स्वामी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। अब ये अंग्रेजी शब्द है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। इसका हिंदी में मतलब होता है कि ईवीएम मशीन से पारदर्शी, भयमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता। यानी इसका दूसरा मतलब है ईवीएम मशीन चुनाव करने लायक नहीं है, क्योंकि उससे ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए वो सुब्रमण्यम स्वामी अब ईवीएम के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, अब चुप है। तब उस समय कहा गया कि चुनाव कैसे करना चाहिए, अगर ईवीएम में गड़बड़ी है मान्य करते हैं तो कैसे करना चाहिए। तो उस समय सुझाव दिया गया वीवीपीएटी सिस्टम से चुनाव किया जाए। यानी एक मशीन है ईवीएम मशीन जिसमें आंकड़े दिखाई देते हैं, मगर आंकड़े कोई भौतिक प्रमाण नहीं है। आंकड़ों में हेराफेरी की जा सकती है, आंकड़े में गड़बड़ी की जा सकती है। इसलिए पर्ची निकलने वाली मशीन जोड़ी जाए, ये रिकमेंडेशन किया है। 8 अक्टूबर 2013 को फैसला सुनाया गया, उसमें ये बात जोड़ी गई कि वीवीपीएटी सिस्टम जोड़ी जाए, यानी उससे पर्ची निकले और पर्ची की गिनती की जाए और ईवीएम मशीन में जो वोट डाले गए हैं उसकी भी गिनती की जाए। ये चोरी पकड़ने वाली मशीन जोड़ दी जाए। जब 2013 को ये फैसला हुआ तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट मान्य कर रहा है ईवीएम मशीन से, खाली ईवीएम मशीन से ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता है। तो ईवीएम मशीन में जो गड़बड़ी हो सकती है उसको पकड़ने वाली, वो चोरी को पकड़ने वाली एक मशीन वीवीपीएटी सिस्टम को जोड़ दिया गया। 2014 का चुनाव है, कोर्ट कह रहा है कि ईवीएम गड़बड़ वाला है। गड़बड़ को पकड़ने के लिए पेपर ट्रेल सिस्टम यानी पर्ची निकलने वाली मशीन जोड़ो। तो 2014 में जितनी ईवीएम मशीन थी उतनी वीवीपीएटी मशीन जोड़नी चाहिए थी। कितनी ईवीएम मशीन के साथ वीवीपीएटी सिस्टम जोड़ी गई? 0.33% वीवीपीएटी सिस्टम जोड़ी गई, यानी आधा % भी नहीं जोड़ी गई। यानी एक तरफ आप मान्य कर रहे हो ईवीएम मशीन के अंदर गड़बड़ी होती है और गड़बड़ी को पकड़ने वाला दूसरा मशीन उसके साथ जोड़ दिया जाए। तो 2014 में ईवीएम मशीन के साथ वीवीपीएटी मशीन न जोड़कर बीजेपी चुनकर आई। अब ये कैसे हुआ? तो साउथ इंडिया में साउथ इंडिया में सुब्रमण्यम स्वामी, ये दक्षिण भारत का ब्राह्मण, और दूसरा एक ब्राह्मण है जीवीएल नरसिंह राव,
ये बीजेपी का विद्वान है, होशियार आदमी है। इसने किताब लिखी, उस किताब का शीर्षक है डेमोक्रेसी एट अ रिस्क। ये किताब में ईवीएम मशीन के विद्वान लोगों की राय लेकर ये किताब लिखी गई थी और इस किताब की प्रस्तावना भाजपा का नेता एल.के. आडवाणी ने लिखी और उनका ये कहना था कि ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करके कांग्रेस ने 2004 और 2009 में ईवीएम घोटाला किया और ईवीएम घोटाला करके केंद्र के सत्ता को हथिया लिया। जिसने ये राय रखी वो दोनों आदमी अभी राज्यसभा के मेंबर है। साथियों, क्या हुआ जिसके कारण बीजेपी चुन कर आई? उसकी वजह यह है कि कांग्रेस के लोगों ने चुनाव आयोग के माध्यम से घोटाला करके सत्ता हथिया ली। ये बात लोगों को पता न चले, इसके लिए कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी के साथ समझौता किया। कांग्रेस इसके साथ समझौता किया। कांग्रेस के लोगों ने आरएसएस के बीजेपी के लोगों के साथ समझौता किया। ये कहकर समझौता किया हमने घोटाला किया है, ये आपको पता चला है। हमने 2 बार घोटाला किया है, ये आपको पता चला है, मगर भारत की प्रजा को पता नहीं चलना चाहिए। तो बीजेपी के लोगों ने कहा, आरएसएस के ब्राह्मणों ने कहा कि इससे हमको फायदा क्या है, इससे हमको बेनिफिट क्या है। तब आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने कहा हमको बेनिफिट क्या है, तब कांग्रेस के लोगों ने कहा आप भी 2 बार घोटाला करो। हमने 2 बार घोटाला किया है तो आप भी 2 बार घोटाला करो। जब आप यूनियन घोटाला करेंगे तो हमारा मुल्क सपोर्ट रहेगा और हम लोग कुछ भी बोलेंगे नहीं। 2014 का यूनियन घोटाला करके बीजेपी जो 31% से चुनकर आई, कांग्रेस के 7 से चुनकर आई और 2019 में बीजेपी जो पूर्ण बहुमत से चुनकर आई, उसके लिए कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया। इसका सबूत और प्रमाण क्या है कि कांग्रेस के लोग राफेल पर बोलते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को महाचोर कहते हैं, मगर ईवीएम पर चुप रहते हैं। ईवीएम पर कोई आशंकाएं नहीं है। अभी देखो, हम लोग ईवीएम भंडार परिवर्तन यात्रा ऑल इंडिया में चला रहे हैं, तो कर्नाटका में वोटिंग के दिन लोगों ने वोट डालते समय वोट दबाकर ईवीएम मशीन को पटका दिया। कर्नाटका में आम लोगों को ईवीएम के प्रति इतना गुस्सा आया कि कर्नाटका में आम लोगों ने वोटिंग डालने पर गए तो उन्होंने ईवीएम को पटका दिया। रास्ते में गाड़ी रोककर ईवीएम मशीन को निकाल कर छोड़ दिया, पूजा कर दिया। ये तो बड़ा गुस्सा था लोगों का कि जो ईवीएम मशीन लेकर आ रही जो वैन है, जो 4 व्हीलर है, उसको भी पलट दिया, उसको भी सीधा पलट दिया। जब ये इतना उग्र माहौल वहां हो रहा है तो कोई उन्हें ईवीएम के खिलाफ जागृति कर रहा है, मगर रिजल्ट आएगा कांग्रेस जीते। तो कांग्रेस
कांग्रेस कैसी थी? तो कर्नाटक में कांग्रेस इसलिए थी कि ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा और इंडिया में चल रही है और भारत का गठबंधन बनिया इंडिया 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट कह है ईवीएम से ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता। ब्राह्मण बनिया मीडिया ने सारी खबर तक नहीं निकाली। भारत के आप लोगों को मालूम नहीं है तो भारत के आप लोगों को कौन लगा रहा है? माननीय वामन मिश्रा लगा रहे हैं। बहुजन क्रांति मोर्चा भारत की मोर्चा के द्वारा जागरण का निरंतर जागृति का कार्य हो रहा है। 2014 से हो रहा है, 80 नहीं हो रहा है, 2014 से हो रहा है। तो ईवीएम के खिलाफ जनमत उग्र हो रहा है। तो आरएसएस बीजेपी के लोगों ने सोचा कि अभी इनको कर्नाटक का चुनाव जितवा देते हैं, समझौता है, आप उधर जीत लो। अब 2024 का मुद्दा आएगा तब बीजेपी पूर्ण बहुमत से रहेगा। ये सोची समझी है ताकि लोगों का यकीन रहे कि नहीं बीजेपी वहां आ रही है, इसका मतलब ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। ये लोगों का जहन बनाने का काम केंद्र सरकार और चुनाव आयोग कर रहा है। साथियों, जो वीवीपीएटी सिस्टम लगाने का मामला था 2014 में केवल 0.33% लगाया, यानी 1% भी वीवीपीएटी नहीं लगाया। इसको लेकर माननीय वामन मिश्रा साहब सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सवाल खड़ा किया और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट कहता है ईवीएम मशीन से पारदर्शी निष्पक्ष भयमुक्त चुनाव नहीं होते हैं, इसीलिए वीवीपीएटी सिस्टम लगाई जाती है और 2014 में केवल 0.5% भी नहीं लगाई। तो सुप्रीम कोर्ट की आदेश की ये उल्लंघन नहीं हुआ क्या? तो चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि नरेंद्र मोदी की सरकार हमें पैसा नहीं देती है, हम वीवीपीएटी लगाना चाहते हैं, आप कहते हैं, मगर केंद्र सरकार वो मशीन जोड़ने के लिए पैसा नहीं देती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को वामन मेश्राम की केस सुनवाई करते हुए कहा कि वामन मेश्राम का पक्ष सही है, अगर ईवीएम से चुनाव में गड़बड़ी होती है, इसीलिए तो हमने वीवीपीएटी सिस्टम जोड़ने को कहा था। अब 2019 में जो चुनाव होंगे उसके साथ वीवीपीएटी मशीन जोड़ी जाए। वामन मिश्रा की जवाबदारी घोषणा जैसे 8 अक्टूबर 2013 का खबर मीडिया ने दबा दिया, उसी तरह माननीय वामन मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में केस जीते, इसकी भी खबर किसी मीडिया अखबार में नहीं दिखाई। साथियों, 2019 में चुनाव आया और जिन ईवीएम मशीन को लगभग 6 लाख ईवीएम मशीन को एक्सपर्ट्स लोगों ने कहा कि इसका इस्तेमाल न करें, ये फॉल्ट वाली मशीन है, इसका प्रयोग न करें। तो 2019 में उन फॉल्ट वाली मशीन को, बिगाड़ वाली मशीन को इस्तेमाल में लाया गया और रिजल्ट सामने आया। वाराणसी का उदाहरण लीजिए, नरेंद्र मोदी जहां से चुनाव के लिए खड़े थे वहां कुल वोट 11 लाख है और 11 लाख वोटर वहां है और वोटिंग की गिनती की गई तो ज्यादा मिले 1,87,000। कितना बड़ा घोटाला है ये! प्रधानमंत्री कितना बड़ा फ्रॉड का प्रधानमंत्री है।
ये नैतिक आधार पर कह सकते हैं कि जनमत के आधार पर ये चुन कर आए। 1,87,000, एक वोट नहीं, 2 वोट नहीं, 1,87,000 वोट एक्स्ट्रा मिले, मोदी ने वोट किया। कहां से आए? ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके नरेंद्र मोदी को चुनकर आए हैं और प्लानिंग करके इसके ऊपर पौधा डाल दिया गया। इसलिए साथियों, माननीय अमर मिश्रा ने जो कोर्ट का फैसला अपने समर्थन में लाया, लोकतंत्र के समर्थन में लाया, तो कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी का पक्ष लिया और कांग्रेस का जो एक्सपर्ट वकील था अभिषेक मनी सिंघवी, बाकी विपक्ष के लोग डिमांड करने लगे कि कम से कम वीवीपीएटी मशीन लगाई जाएगी तो 50% वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती करे, ऐसे विपक्ष के लोग कहने लगे। अगर ईवीएम मशीन 100% है तो पर्ची निकालने वाली मशीन जो है उनकी भी 100% गिनती करनी चाहिए थी, मगर विपक्ष के लोगों ने दावा किया 50% करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी वालों का पक्ष लिया और कोर्ट ने कहा 1% गिनती करेंगे। ये घोटाला, ये न्यायपालिका और चुनाव आयोग की बदमाशी। जब कोर्ट कह रहा है ईवीएम के जरिए से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता और वो निष्पक्षता से चुनाव करने के लिए जो वीवीपीएटी सिस्टम लगाई गई थी वो 100% लागू करना चाहिए था, मगर 1% ही गिनती करने के लिए जो कहा, इससे बीजेपी को फायदा हुआ और 2019 में फिर दोबारा कांग्रेस के साथ सहयोग से बीजेपी चुनकर आई। इसीलिए इस ईवीएम भंडा कोड परिवर्तन के द्वारा पूरे देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक ये जो परिवर्तन यात्रा चल रही है, इस परिवर्तन यात्रा के द्वारा इस संदेश लोगों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है कि चुनाव आयोग ये सारा घोटाला जो किया जा रहा है, ये चुनाव आयोग की मदद से किया जा रहा है। ये चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। केंद्र सरकार के इशारे पर ये खेल किया जा रहा है। तो उनको अगर पूछ लो कि आपको पेपर टेस्ट से क्या दिक्कत है, तो कहते ये बैकवर्ड है। पेपर टेस्ट सिस्टम क्या है? बैकवर्ड है। और ईवीएम मशीन फॉरवर्ड है। तो कितना बैकवर्ड है ये? जो आंकड़ा होता है उसका कोई भौतिक सत्यापन नहीं है, उसका कोई भौतिक प्रमाण नहीं है, वो किसको गायब कर दिया इसका कोई पता नहीं चलता। यहाँ पर बैठे हुए लोग, साइंटिस्ट लोग, चांद पर गए हुए यान की अगर बिगाड़ी आ जाए तो चांद पर जो यंत्र गया, जो यान गया, उसकी इधर धरती पर बैठे हुए लोग उसको दुरुस्त करते हैं। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आगे गई है। अगर चांद पर बैठे हुए लोग, चांद पर भेजे हुए यान को यहाँ पर बैठे हुए लोग दुरुस्त कर सकते हैं, जहाँ पर वोटिंग डाला गया या जहाँ पर ईवीएम मशीन को स्टोर किया गया, रखा गया है, उसके अंदर गड़बड़ी नहीं होगी, उसकी क्या गारंटी है? दुनिया के सारे देशों में जिन्होंने ईवीएम मशीन को बनाया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमने ये बनाया, इसको हम रद्द घोषित करते हैं और ईवीएम मशीन से अब चुनाव हम नहीं करते हैं। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, दुनिया वालों ने ईवीएम मशीन को रिजेक्ट घोषित किया, मगर भारत में ये रिजेक्टेड माल से चुनाव किया जा रहा है। भारत सरकार के पास इसका कॉपीराइट नहीं है और जो ईवीएम मशीन बनाई जाती है ये प्राइवेट कंपनियों से बनाई जाती है, सरकारी कंपनियों से बनाई नहीं जाती। ये निजी लोगों के नियंत्रण
किसी को भी वोट डालो, कमल के ही खाते में जमा होता है। एक आदमी ने सोचा कि मैंने 2 बार गधे को चुप कर लाया, मगर गधा मेरे समर्थन में बोला ही नहीं, मेरे समाज के इश्यू को इश्यू बनाया ही नहीं, तो इस बार मैं गधे को वोट डालने की बजाय मैं इस बार कुत्ते को वोट डालूंगा। डाला कुत्ते के सामने, जो चुनाव चिन्ह उसको डाला, मगर उसका वोट उसी को गया, उसी को पता नहीं गया कमल के खाते में। अब की उत्तर प्रदेश में 2017 में ईवीएम घोटाला करके योगी आदित्यनाथ जी आ गए। वहां सहारनपुर में पार्षद का चुनाव था 2017 में, तो वहां एक मुस्लिम लड़की जो समाज की लड़ाई लड़ती थी, तो समाज ने सोचा कि हम ऐसे लोगों को चुनकर लाते हैं जो चुनाव जीतने के बाद मुंह तक देखने नहीं आते, मगर ये मुस्लिम पढ़ी लिखी लड़की हमारे गांव के लिए बिना पैसा लिए हुए काम करती है। तो सहारनपुर के लोगों ने समाज की मीटिंग बुलाई और उस मुस्लिम लड़की को बुलाकर कहा कि अब हम आपको चुनाव के लिए खड़ा करने वाले हैं। लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, उस लड़की ने कहा मैं राजनीति में नहीं आना चाहती हूँ, तो समाज के लोगों ने कहा हम आपको निर्दलीय खड़ा करना चाहते हैं। वो मुस्लिम लड़की को समाज ने चंदा इकट्ठा करके चुनाव में खड़ा किया, वो चुनाव हार गई और हारने के बाद पत्रकारों ने पूछा मोहतरमा अब आपको कैसा लग रहा है? आपको तो समाज ने पैसा दिया, आपको तो हजारों तादाद में लोग सुनने आए, आपने तो किसी को पैसा देकर सभा सुनने के लिए लोगों को बुलाया नहीं, अब आपको कैसा लग रहा है? तो उसने जो बयान दिया था वो यहाँ की जागरण नामक अखबार में वो स्टेट में उसकी हेडिंग के तौर पर छपकर आई थी। अब उसका बयान था अरे दूसरों का छोड़ो, मेरा अपना खुद का वोट आ गया, कैंडिडेट को ही शून्य मान। ये साधारण मामला नहीं है, ये देशद्रोह का मामला है और चुनाव आयोग देशद्रोह कर रहा है। जो लोकतांत्रिक संस्था है ये राष्ट्रद्रोह के कार्य में फंसी हुई है और 3.5% ब्राह्मण चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके भारत की सबसे बड़ी जो पंचायत है वहां पर कब्जा किए हुए हैं। क्या औकात है ब्राह्मणों की? लोकतंत्र में क्या औकात है? बाबा साहब अम्बेडकर अपने लोगों का सम्मेलन कर रहे थे, तब नेहरू ने उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण था गोविंद वल्लभ पंत, उसको कहा कि अम्बेडकर हमारे लॉ मिनिस्टर है, मगर वो इधर भी हमारी हजामत करते हैं, हमारी बात को मान्यता नहीं देते। अब तो अपने लोगों का सम्मेलन करने वाले हैं, तो आप वहां जाओ, वो हमारे पार्टी के खिलाफ क्या बोलते हैं जरा मुझे रिपोर्टिंग करो। तो पंत गोविंद वल्लभ पंत ऐसा मंच
जिसने संविधान बनाया उसने हमको आजाद करने का वोट नामक हथियार दिया और उस पंडित के मुंह पर कहा जब हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो ब्राह्मण बिरादरी के लोग हमारे लोगों के जूते के भीति खोलने में गर्व महसूस करेंगे। अब क्या हो रहा है? जो ब्राह्मण गांव का प्रधान नहीं बन सकता, प्रधान बनने के लिए वोट चाहिए। 3.5% ब्राह्मण ऑल इंडिया में है। 3.5% ब्राह्मण अपने वोटों से गांव का प्रधान नहीं चुन सकते। आज देश की तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं का नाजायज कब्जा कर लिया है। ये किस आधार पर किया? ईवीएम के द्वारा किया। और ईवीएम क्या कर रहा है? ईवीएम ब्राह्मण को ही जितवा रहा है। मायावती सिंगल, अखिलेश माइनस, शरद पवार माइनस, कांग्रेस जीत रहा है, बीजेपी जीत रहा है, केजरीवाल जीत रहा है, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मणों की 5वें नंबर की पार्टी जीत रही है। ईवीएम से क्षेत्रीय दलों का खात्मा शुरू हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ ना मायावती जी बोल रही है ना अखिलेश जी बोल रहे हैं। एक बार पवार जी ने बोल दिया, बाद में ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई। ईवीएम के खिलाफ सभी बैकवर्ड कास्ट के लोगों को बोलना चाहिए था। जिनको वोट चाहिए वो बोल नहीं रहे हैं। क्यों बोल नहीं रहे? मायावती जी बोल एक बार बोलो तो उसके लिए उन्होंने अपने वकील को काम पर लगाया। अब उनका वकील कोई अजीब नहीं था, उनका वकील कोई जाटो नहीं था, उनका वकील कोई आदिवासी नहीं था, उनका वकील था पंडित सतीश चंद्र मिश्रा। सतीश चंद्र मिश्रा ऊपर गए और बाद में उस केस का क्या हुआ किसी को पता नहीं है। अब ईवीएम पर वो बिजली चुप है। अब वो चुप है क्योंकि पंडित नहीं चाहते ईवीएम के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता सड़क पर उतरे। साथियों, ब्राह्मण लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं हमारे लोगों के साथ और उन लोगों के द्वारा ईवीएम मशीन के माध्यम से इस देश की, इस प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट कर दी गई है। आए दिन खबरें सुनते, रेप हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, हत्याएं हो रही है, रेप हो रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, एफआईआर तक नहीं दर्ज किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने यहाँ से विपक्ष को खत्म कर दिया है। इसलिए ईवीएम के खिलाफ आम लोगों को जगाना होगा। इसलिए माननीय भगवान मिश्रा जी ने प्रण किया, ऐलान किया कि हम लोग चुनाव आयोग को, भारत सरकार को लिखकर देंगे कि 2024 को 100% वीवीपीएटी से चुनाव करो और ईमानदारी और निष्पक्षता से चुनाव करो। इसके लिए भारत बंद का वो ऐलान करने वाले हैं। ये वार्निंग रहेगी भारत सरकार को। अगर वो नहीं मानते हैं तो 2024 को 15 लाख बूथों पर 15 लाख ईवीएम मशीन उठाकर फोड़ देने का कार्यक्रम है। ये ऐलान नहीं बोल रहे, ये कोई हॉल में नहीं बोल रहे, इसको लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। उनकी इलाके वाले लोगों को मालूम है, राज्य सरकार के कर्मचारियों को मालूम है, क्योंकि हर हालत में ये अल्पसंख्यक विदेशी ब्राह्मणों को रोकना होगा। अगर ये लोग नहीं मानते हैं, इसके बावजूद ये लोग नहीं मानते हैं, तो क्या करोगे? जब ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐलान कर रहे हैं ईवीएम मशीन पड़ेंगे, तो कुछ लोग कह रहे हैं, पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे तो आपको
आप ईवीएम मशीन फोड़ेंगे तो आपको सजा होगी। तो ईवीएम मशीन फोड़ने से वो कहते हैं कि आपको डरना चाहिए, आपको सजा होगी। हम कहते हैं देश, संविधान और राष्ट्र को बचाने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। देश, संविधान को बचाने के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं, ये कितना बड़ा कार्य है, ये देशभक्ति का कार्य है। वो कह रहे सजा होगी, तो हमें इससे डर नहीं है। ये जो अल्पसंख्यक विदेशी ब्राह्मणों का इस देश पर जो नाजायज कब्जा हो रहा है, इस कब्जे को हटाने के लिए हम बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। क्योंकि जिन लोगों से हमारी लड़ाई हो रही है, ये लोग देशद्रोही लोग हैं, ये लोग विदेशी लोग हैं। अगर वो लोग हमारे आंदोलन को कुचलने का काम करेंगे, इसके बावजूद कुचलने का काम करेंगे, तो हमारे समर्थक आपको बोलते हैं ईवीएम मशीन फोड़ने से आपको जेल होगी। हम पूछते हैं गांधी जी जेल में जाते जाते छोटे हुए कि महान हुए? गांधी जी जेल में जाते जाते कोई छोटे नहीं हुए, वो तो जेल में जाते जाते महान हुए। तो हम देश और संविधान को बचाने के लिए अगर हमको जेल भी हुआ तो हम बात छोटे होंगे, हम भी महान होंगे। ये तो देश को बचाने का मामला है, ये तो देश की लोकतांत्रिक सिस्टम को बचाने का मामला है। अगर दुश्मन लोग हमारे आंदोलन को कुचलने का काम करेंगे, तो हमें भी ब्राह्मण भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज करना होगा। ये उनका तो डीएनए भारतीय है नहीं। अरे कितनी गुंडागर्दी हुई चुनाव की, कितनी बड़ी गुंडागर्दी हुई। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ब्राह्मण का डीएनए विदेशी है, ब्राह्मण संख्या में अल्प है, 3.5% है, और 3.5% ब्राह्मण के खिलाफ हजारों महापुरुषों ने अपनी जान लगाई, जिंदगी लगाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिंदगी लगाई और अपने जीते जी हमको आजाद करने के लिए संविधान दिया और संवैधानिक अधिकार दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं ईवीएम के जरिए से ब्राह्मण क्या कर रहे हैं। अभी अभी महाराष्ट्र में एक खबर आई, महाराष्ट्र में एक साइंटिस्ट है डॉक्टर कुरुलकर, वो आरएसएस का कार्यकर्ता है। उसका बाप भी कार्यकर्ता था, उसका दादा भी कार्यकर्ता था। वो जो डॉक्टर है वो साइंटिस्ट है और भारत की जो सबसे बड़ी संस्था है उसका वो डायरेक्टर था। वो साइंटिस्ट आदमी, मगर उसने पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दी, भारत सरकार की खुफिया जानकारी डिस्क्लोज की, और वो उस ट्रैप में फंस गया। अब वहां की जांच कमेटी ने उसको पकड़ लिया जेल में, मगर राष्ट्रीय मीडिया उस पर चर्चा नहीं कर रही है। मुसलमान लड़ गया, निर्दोष होता है, मगर फैसला आने के पहले ही घोषित कर दिया जाता है आतंकवादी पकड़ा, आतंकवादी पकड़ा। पूरे देश भर में लहर फैलाई जाती है। एक आरएसएस का वर्कर, एक साइंटिस्ट आदमी, एक बड़े संस्था का चीफ रहा आदमी देशद्रोह का कार्य कर रहा है और नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बचाने के चक्कर में है। आरएसएस के लोगों ने बर्खास्त किया था, 14 ब्राह्मण पकड़े गए थे। एक उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण था जिसका नाम रमेश उपाध्याय था, महाराष्ट्र का एक ब्राह्मण था जिसका नाम था कर्नल प्रसाद कोई, मध्य प्रदेश की एक ब्राह्मण औरत थी जिसका नाम था प्रज्ञा सिंह ठाकुर। कहा गया चलो, इनको जेल से भी जमानत नहीं मिल रही थी। जैसे ईवीएम घोटाला किया, 2014 में सत्ता में आए, ये सारे के सारे टेररिस्ट ब्राह्मण जेल के बाहर है। और प्रज्ञा सिंह ठाकुर आज मध्य प्रदेश से एमपी बनकर चुनकर गई है। जो आतंकवादी है वो वहां गए, मगर इनकी जब छानबीन की तो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने
किया कि हम बम ब्लास्ट इसीलिए कर रहे थे क्योंकि हमें भारत का संविधान मान्य नहीं है। उसकी नार्को टेस्ट की गई हैदराबाद में, उसने कबूल किया कि देश भर के बम ब्लास्ट हम लोगों ने आरएसएस का चीफ मोहन भागवत के साथ मीटिंग करके फिक्स किए गए हैं और जगह जगह पर हमने बम ब्लास्ट किए। इसने जांच जो नार्को टेस्ट उसने कबूल किया, एटीएस ने उनके फोन ट्रैप किए, उसके आधार पर उनके वीडियोस और ऑडियो गुप्त मीटिंग का डाटा इकट्ठा किया, चार्जशीट दाखिल किया। जिस दिन चार्जशीट दाखिल किया उस दिन खबर आ रही आरएसएस के लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल आने लगी। जैसे ही ब्रेकिंग न्यूज आना शुरू हुआ उसी दिन दोपहर में मुंबई के रेलवे प्लेटफॉर्म पर आम लोगों को गोलियों से भुना गया और उसको कहते 26/11 का हमला। ये आरएसएस के लोगों ने 26/11 का हमला किया तो आरएसएस के लोग और आईबी के लोगों ने देशद्रोह का कार्य किया और अभी जो पकड़ा गया ब्राह्मण है ये आतंकवादी ब्राह्मण है। तो ईवीएम मशीन से आतंकवाद को बढ़ावा शुरू हो गया है। राष्ट्र खतरे में है, देश खतरे में है, कोई रोजगार नहीं है। प्रधानमंत्री की मन की बात नहीं सुनी, इसीलिए छात्रों पर कार्रवाई, कर्मचारियों पर कार्रवाई, 2 करोड़ जॉब देना था, कोई जॉब नहीं दिया। महिलाओं को सुरक्षा देना था, जिन लोगों ने नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी सरकारी रिपोर्ट आई 5 साल में गुजरात से 40,000 महिलाएं गायब है। गुजरात से 40,000 लड़की और महिलाएं गायब है। जो लोग नारा लगा रहे थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आर्मी खत्म कर दिया, निजीकरण कर दिया, अब सभी लोगों को सड़क पर लाया। इसके लिए क्या हताश होकर घर में बैठना होगा, क्या रोना होगा? नहीं, इसके लिए बाहर आना होगा, लोगों को जगाना होगा, लोगों में जागृति करना, जागृति पैदा करनी होगी। इस देश में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन से ही ये ब्राह्मण सुधर सकते हैं। राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करना होगा और ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा ये राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का आगाज है। और इसमें आप अपने जिलों में गांव-गांव में तैयारी में लग जाओ। 2024 को ईवीएम मशीन फोड़ना है, इसके लिए आप अपने जिले में गांव-गांव में जाकर मीडिया बनाओ, गांव-गांव में संगठन बनाओ। 31 राज्यों में हमारा संगठन है, 550 जिलों में है, 4,500 तहसीलों में है। तो ये देशव्यापी ताकत है, देशव्यापी संगठन है। इसको गांव-गांव में जाकर के द्वारा आपको फैलाना होगा। यही बात कहकर मेरी बात को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय गुरुदास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हवा में राग होता है, बिना गिटारों में साज होता है। मेरे संचालन की त्रुटियों पर ध्यान न देना, मित्रों के बीच में अपने चाल में भी राग होता है। न ख्याल याद रखना, न पैगाम याद रखना, बस इतनी तमन्ना है कि इस घंटा को ईवीएम को जरूर याद रखना और इसमें जितना आप सहयोग कर सकें, जो अभी राज ने बताया उसका विशेष ध्यान रखना। कार्यक्रम को सफल कर किया काम साकार